जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 28। आज के लेक्चर में हम टेस्ट 3 डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर एंड पे टाइम हुआ तो आपको होम असाइनमेंट दी गई थी उस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोजेक्ट अप्रेजल की, उस होम असाइनमेंट को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पहले टेस्ट 3, ये टेस्ट था हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, चैप्टर 15 का। ठीक है, इसमें बेसिकली आपसे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करवाया गया था और डिफरेंट रेशोस कैलकुलेट करवाई गई थी इस क्वेश्चन के ज़रिए। इसमें किताब में एक चैप्टर में एक एडिशनल कंसेप्ट भी है वर्किंग कैपिटल में कैलकुलेशंस के साथ साथ। वो क्या एडिशनल कंसेप्ट है भला? कि जब वर्किंग कैपिटल फिगर्स आप कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी वर्किंग कैपिटल उनको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या होंगी। यानी जो हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल है, जब आपने एक दफ़ा कैलकुलेट कर लिया, उसको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या होंगी। वो स्ट्रेटजीज मैंने नहीं इसमें पूछी क्योंकि वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ही है तकरीबन। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशंस के ऊपर हमने स्ट्रेस में ज़्यादा फोकस किया। स्ट्रेटजीज में फिर किसी दूसरे असेसमेंट वगैरह में जब मल्टीपल टॉपिक्स होंगे ना, उनमें किसी क्वेश्चन के पार्ट में पूछ लूँगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। रिजल्ट के बाद कुछ फिजिकल स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं, ये नेचुरल है, हर सब्जेक्ट में ऐसे होते हैं। और कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो भी, और ख़ास तौर पे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ अलग से मेरे से काउंसलिंग वगैरह के लिए आए, तो उन्होंने बताया कि सर रिज़ल्ट से पहले हमने MFA की कोई क्लास नहीं ली क्योंकि उसके लिए कास्ट पास होना ज़रूरी था, और उसमें हम कुछ अनसर्टेनिटी का शिकार थे कि पता नहीं हमारा कास्ट पास होता है कि नहीं, पास हो गया है। तो अब हम बताइए क्या MFA को किस तरीके से लेके चलें। तो उनके लिए एक छोटी सी मैं बात शेयर कर दूं कि हमारे ऐसे जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन है स्टूडेंट्स, तो उनको तो कंप्लीट पोर्टल मिलता है जिसमें चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, वो तो जिस तरतीब से लेक्चर मौजूद हैं उसी तरतीब से लेक्चर लेते रहें, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है कोई। फिज़िकल वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि चूँकि उन्होंने अब रनिंग बैच जो है वो ये इसी को ज्वाइन करना है, तो जो प्रीवियस लेक्चर हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि वो कैसे कवर किए जाए, दूसरा क्वेश्चन है वो कब कवर किए जाए। कैसे कवर किए जाए, उसके लिए आप लोगों को शायद जो भी फिज़िकल क्लास में इस वक्त पोस्ट रिजल्ट में आ रहा है, आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनका पोर्टल मिल रहा है। ये मैनेजमेंट ने बताया आपको। उनका पोर्टल मिल रहा है। अब आपने करना क्या है, देखें हमारे MFA के 2 सेक्शंस हैं, एक मैनेजेरियल पोर्शन है, एक फाइनेंशियल पोर्शन है। रिजल्ट से पहले हमने सिर्फ फाइनेंशियल पोर्शन के चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, टोटल 4 चैप्टर्स, चैप्टर 10, 11, 15, 16 की अभी 3 दिन प्रैक्टिस और चलेगी। प्रोजेक्ट अप्रेजल है 3 दिन, तो इन 3 दिनों में जो फिजिकल स्टूडेंट्स आप लोग आते रहें, कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे। नो डाउट ज़्यादातर लेक्चर का हिस्सा आपको समझ नहीं आएगा, शायद समझ ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। इन 3 लेक्चर्स के बाद हमने शिफ्ट कर देना है मैनेजेरियल पोर्शन। मैनेजेरियल पोर्शन हमारा स्टार्ट से स्क्रैच से स्टार्ट होगा। तो आप लोग मैनेजेरियल पोर्शन तो साथ फिज़िकल क्लास जो पहले थे उनके साथ ही कवर कर रहे होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन करना आपने क्या है कि फ़िज़िकल के साथ साथ कोशिश ये करनी है कि मैनेजेरियल पोर्शन के साथ साथ एक लेक्चर डेली बेसिस पे जो पिछला लेक्चर है वो भी कवर करते जाएं। ठीक है, टारगेट ये रखिए कि रोज़ का अगर बाकी कभी 1-2 दिन गैप भी आ जाया करेगा कि आपका कोई टेस्ट है फॉर एग्जांपल, उस दिन आप सिर्फ फिज़िकल लेक्चर लीजिए, टेस्ट की तैयारी कीजिए और ऑनलाइन लेक्चर ना लीजिएगा। लेकिन टारगेट आपने ये रखना है कि बड़ी ईद से पहले पहले आपका ये जो लेक्चर जो है, जो भी पेंडिंग लेक्चर कह लें इसको, या जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, ये सारे कवर हो जाए और आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि मैनेजेरियल में इतना कैलकुलेशन का काम नहीं होता, उसमें कंसेप्ट का काम होता है। कंसेप्ट इंशाल्लाह आपको क्लास में बैठे बैठे समझ आ जाएंगे। उसके बाद केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका ब्रेन वर्क इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। जो फाइनेंस का पोर्शन है इसमें ब्रेन वर्क थोड़ा ज़्यादा, कैलकुलेशंस होती हैं ना, तो आप दोनों को साथ मैनेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड स्ट्रेटजी ये है, ठीक है, कि मैनेजेरियल पोर्शन स्क्रैच से स्टार्ट करें और आगे बढ़ते जाएं। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर कोशिश करें कि एक अगर कहीं पे गैप आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली चलाएं ताकि महीने सवा महीने तक ये कंप्लीट हो जाए। क्लियर जी? बाकी मज़ीद अगर किसी स्टूडेंट ने कोई डिस्कशन करनी हो कैरियर काउंसलिंग के लिए, वो अलग से आके मिल सकता है। मैं अमूमी तौर पे 4 बजे के बाद TA रूम में अवेलेबल होता हूँ।
डिस्कशन की। अब चलते हैं टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट 3 था हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का पहले टेस्ट तो हम करेंगे, थोड़ी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमें क्या सिखाता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमें गिवन कि हमें ये बताता है कि किसी भी बिजनेस को अपने डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए कुछ फाइनेंसिंग की, फंडिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये डे टू डे ऑपरेशन के ऊपर मेरा फोकस है, क्योंकि डे टू डे ऑपरेशंस एक करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से डील करते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को मैनेज करना कि हमारे बिजनेस में करंट एसेट का लेवल क्या होना चाहिए, करंट लायबिलिटीज़ का लेवल क्या होना चाहिए, यही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। लेकिन इसमें हम सारे के सारे करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज़ को कवर नहीं करते, जो मेजर कंपोनेंट है उनको कवर करते हैं। आपने अकाउंटिंग में भी वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन में पढ़ा होगा कहीं पे शायद कि वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। इसी को हमने मैनेज करना सीखना है। लेकिन सारे के सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं, अमूमी तौर पे जो करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं जिनकी मैनेजमेंट हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो हैं इन्वेंट्री, डेटर्स, एसेट्स में ये, और लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स। लेकिन इसमें मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी इंक्लूड किया था जिसमें आपने अदर एसेट्स और अदर लायबिलिटीज़ की कैलकुलेशन भी करनी थी, कंसेप्ट सेम था। ठीक है, तो हमने सीखा क्या है इस चैप्टर में? नंबर 1, अगर फाइनेंशियल फिगर्स दी गई हो, यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की फिगर्स दी गई हो, तो हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे और माइनस करेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो पहले हमने क्या सीखा कि अगर फाइनेंशियल्स दी गए हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की फिगर दी गई है, उनसे कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो डेज में होती है कैलकुलेशन। और फिर दूसरे नंबर पे हमने क्या सीखा कि अगर कैश ऑपरेटिंग साइकिल गिवन हो, यानी हमें पता हो कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो डेज में कितने हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डेज में कितने हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो डेज में कितने हैं, तो फिर उनसे रिवर्स अमाउंट्स कैलकुलेट करना, वाइस वर्सा। स्ट्रैटेजी भी है बिल्कुल, लेकिन वो स्ट्रैटेजी अलग है। मैं उस थ्योरेटिकल टॉपिक की तरफ नहीं आ रहा। हम क्या इस काबिल हैं? बाप से 2 सवाल पूछ रहा हूँ। नंबर 1, क्या हम इस काबिल हैं अगर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हो तो हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, 3 रेशियोज कैलकुलेट कर सके डेज में? शाबाश, इन तीनों को ऐड कर लें डेज में तो वो कैश ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। और क्या हम इस काबिल है कि अगर हमारे पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो गिवन हो तो हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की फिगर कैलकुलेट करें? यानी फिगर गिवन है, डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, डेज गिवन है, फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से कंफर्म कीजिए, क्या अगर फिगर्स मौजूद हो डेज कैलकुलेट कर सकते हैं? डेज मौजूद हो, फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है और कुछ भी नहीं है इसमें, और ये सिंपल फार्मूला। हाँ, फिर इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ऐसा याद है जिसमें था कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि हम जो डेज कैलकुलेट करते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल 120 डे, इसका मकसद क्या होता है? ताकि हम देख सके कि हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ज़्यादा लेंथी तो नहीं है। अगर लेंथी है तो इसे शॉर्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, डेज में कैलकुलेट करने का मकसद ये होता है कि डेज में हम एनालिसिस कर सकें और कैश ऑपरेटिंग साइकिल को शॉर्ट कर सकें। अमाउंट्स में कैलकुलेट करने का मकसद क्या होता है? अगर डेज मौजूद हैं तो हम अमाउंट्स में कैलकुलेशन क्यों करते हैं कि डेटर्स की अमाउंट क्या होगी, इन्वेंट्री की क्या होगी, क्रेडिटर की क्या होगी? ताकि वर्किंग कैपिटल नीड्स कैलकुलेट कर सके। क्या कैलकुलेट कर सके? नीड्स, कि हमें इन डेज के मुताबिक हमारे इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, डेटर्स कितने चाहिए, क्रेडिटर्स कितने होंगे, और नेट हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, ताकि उस वर्किंग कैपिटल को किसी बैंक के साथ लोन अरेंजमेंट करके अरेंज कर सके। ये है मेन कंसेप्ट। क्लियर? अच्छा, चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रहा था। लेकिन याद रखिएगा इस टेस्ट में मैंने वो जो मोस्ट कम्प्लेक्स क्वेश्चन है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, वो टेस्ट नहीं किया। वो याद है ना आपको, एडिशनल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट। और एडिशनल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट भी मुश्किल नहीं है इतना। एडिशनल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट में भी 2 क्वेश्चन है। एक वो जिसमें एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करवाता है,
और एक जिसमें टारगेट एडिट, ये मैंने चेक करने हैं, ये टेस्ट करने हैं, अभी ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए, बहरहाल पहले हम जो कंसेप्ट्स हैं उनकी बेस पे देखते हैं कि क्या इस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा देखिए, सबसे पहले फाइनेंस में ख़ास तौर पे जिन स्टूडेंट्स ने इस अटेम्प्ट में पेपर दिया है उनको अंदाज़ा होगा कि आई कैप कंसेप्ट सेम रखता है, लेकिन उस सेम कंसेप्ट में क्वेश्चन की वैरायटी डिफरेंट कर देता है। क्वेश्चन वही होगा बजटिंग का, क्वेश्चन वही होगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, लेकिन वो उसको डिफरेंट वे में टेस्ट करेगा, तो प्रेजेंटेशन डिफरेंट कर देगा। जैसे आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं कैसे करना है, वो कोई 15-20 मिनट ना शुरू में ये पहचानने में लग जाते हैं इस क्वेश्चन ने सॉल्व कैसे होना है। वो जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट या स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो उससे थोड़ा हट जाता है, कंसेप्ट सेम होता है। वर्किंग कैपिटल का ये जो टेस्ट है ये भी इसी बेस के ऊपर है। इसमें कंसेप्ट इंतहाई आसान है, लेकिन आप देखेंगे हर क्वेश्चन आपको दूसरे से डिफरेंट लग रहा होगा। कंसेप्ट सब में एक है, पूरे के पूरे का मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, किसी जगह पे इसके अलावा कोई कंसेप्ट अगर आया ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। कंसेप्ट क्या पूरे टेस्ट में है कि फिगर्स मौजूद हैं, रेशियोज कैसे कैलकुलेट करनी है, रेशियोज मौजूद है, फिगर कैसे कैलकुलेट करनी है, इससे बाहर हुए हैं। लेकिन इसी के अंदर वो इस तरीके से खेला है कि उसने हर क्वेश्चन को कोशिश की है डिफ्रेंशिएट कर दे, फ़र्क कर दे दूसरे क्वेश्चन के साथ। इसीलिए आपको ये बज़ाहिर दिखने में मुश्किल लग रहा होगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसी लाइन के ऊपर प्रैक्टिस करें आगे भी। यानी पहले कंसेप्ट सेम सिंपल कर लेंगे सारा कवर, लेकिन फिर उसके बाद घुमा घुमा के उन्हीं कंसेप्ट में से हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। होम असाइनमेंट की शक्ल में भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। पहले इसलिए हमने फ़ौरन इसको सॉल्व नहीं करना, पहले इसको समझना है इंफॉर्मेशन रिक्वायर क्या कर रहा है, दिया क्या है, करना क्या है। रिक्वायर क्या कर रहा है, दिया क्या है, करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। क्या कह रहा है, कैश कन्वर्जन साइकिल कैलकुलेट करना है। डेज में के अमाउंट्स में, डेज में होता है कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये में डेज में होता है, ठीक है। अच्छा मेरा ये ख्याल है, जैसे मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ ली, रिक्वायरमेंट समझ आ गई ना हमें, मेरे जहन में ये है कि शायद उसने अमाउंट्स दी होंगी और मैंने उनसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो डेज में कैलकुलेट करनी होगी, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो डेज में कैलकुलेट करनी होगी, क्रेडिटर और एडलेस करना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने गिवन इंफॉर्मेशन की तरफ देखा मैं तो खुश हो गया। क्यों हो, पहले ही डेज में कैलकुलेट करके दी हुई है, पहले ही डेज में दी हुई है। हमने इसमें सिर्फ ये उसने हमें वार्म अप किया, कुछ नहीं किया, वार्म अप किया सिर्फ। क्या करेंगे हम वर्किंग कैपिटल, अब मेरा ये ख्याल है भाई हम इन सारी फिगर्स को ऐड कर देंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल। इस क्वेश्चन में जो वाहिद किसी हद तक उसने मुश्किल चीज अपनी तरफ से दी ना, हाँ वो सिर्फ ये कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है वो भी पॉजिटिव में दी, यानी उसके सिंबल यूज नहीं किया कोई। हमने सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना था कि बाकी सारे डेज ऐड करें, सप्लायर पेमेंट पीरियड को लेस करें। तो जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए, 77 डेज, क्लियर? अच्छा कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा अब चूंकि आपने मुझे कहा है स्टार्ट में कि इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दें, वरना पहले मेरा प्लान था कि टेस्ट को ज़रा क्विकली डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की तरफ चलें, तो मैं भी थोड़ा इसी बहाने कुछ रिवीजन भी करना चाहता हूँ सर। 77 डेज, ये हमें मैसेज क्या देता है 77 डेज के बिजनेस में कितने दिन लगते हैं इसे फ्रॉम बाइंग से लेके, बाइंग रॉ मटेरियल से लेके सेलिंग एंड सेविंग तक। जैसे फर्ज कीजिए अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते तो 77 डेज का मतलब ये होता कि हमने अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है तो पहली ईंट लगाने से लेके घर बेच के पैसे वसूल होने तक 77 डेज लगते हैं, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए ये दिन ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है? कम होना अच्छा है, क्योंकि जितनी कम होगा इसका मतलब उतनी क्विकली बिजनेस टर्नओवर कर रहा है, हाँ उतनी दफा ज्यादा हम घर बना के बेचेंगे। जैसे 77 हाँ प्रॉफिट उतना मल्टीप्लाई हो रहा है,
ठीक है, 77 का मतलब ये है कि हम तकरीबन कोई 5 टाइम्स के करीब एक साल में अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट। अगर ये कम होगा हमारा उतना ही सेल, उतने यूनिट ज़्यादा सेल होंगे। अच्छा, कम कैसे करें? कम करना तो चाहते हैं, क्या हमारे चाहने से कम हो जाएगा? कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजीज क्या सिर्फ एक कंपोनेंट की होनी चाहिए कि वर्किंग कैपिटल के हर कंपोनेंट की? हर कंपोनेंट की, और वो कंपोनेंट के लिहाज से चेंज होगी। जैसे मैं आपसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ ना, लेकिन फिर भी रिवाइज करना चाहता हूँ। डेटर्स टर्नओवर रेशो ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या करें? क्रेडिट पीरियड कम कर दीजिए, डिस्काउंट दीजिए, अर्ली पेमेंट्स के ऊपर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। और लेकिन क्रेडिटर टर्नओवर रेशो वो इसका अपोजिट है, फिर उसमें हम कहेंगे उसको बढ़ाया जाए, निगोशिएट किया जाए सप्लायर के साथ, ठीक है जी। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में कम होना चाहिए। अच्छा, एक टेक्निक आई कैप ने नहीं लिखी, लेकिन आपने कॉस्ट काउंटिंग में पढ़ी होगी, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रहेगी कि फेल होगी वर्किंग कैपिटल साइकिल को रिड्यूस करने के लिए। वो है इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम कभी सुना है? कॉस्ट पढ़ाया, सीएमए में पढ़ाया जाता है कि नहीं? सीएमए में नहीं पढ़ाया जाता है, जिसका जापानीज कंपनीज ने इसके ऊपर अमल करते हुए सब उन्होंने इजाद किया। जस्ट इन टाइम कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि इन्वेंट्री अभी बना के ना रखी जाए, जब जरूरत होगी हाँ तो तब मैन्युफैक्चर की जाएगी। आप मार्केट में जाके देखें ना, कभी नोट कीजिएगा, जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं ना, बाज़ औक़ात वो काफ़ी माल रखा होता है, उन्होंने इन्वेंट्री बेतहाशा उनके पास भी कस्टमर आता है। बाज़ औक़ात कॉर्नर पे छोटा सा खोखा होता है, उसकी सेल कम व बेश उसके बराबर हो जाती है जो बड़ा सा वेयर हाउस है। कैसे बराबर होती है? उसने एक चीज़ नहीं रखी होगी, बल्कि उसने क्या किया होगा, उसने डिस्प्ले लगाया होगा, ये टैब रखा होगा उसने। कोई कस्टमर आएगा, सर आपके पास ये चीज़ है, वो ये नहीं कहता मेरे पास ये चीज़ नहीं है, कहता सर पसंद कीजिए, अभी 15 मिनट में आपको डिलीवर कर देंगे, बल्कि आपके घर डिलीवर कर देंगे, बताइए कहाँ घर, एड्रेस लिखा है, पसंद करें, सिर्फ चीज़ एक भी नहीं है। वो क्या करता है, कस्टमर ऑर्डर पसंद करता है और भागा भागा किसी को बेचता है, बाय करता है और कस्टमर घर डिलीवर कर देता है। मुझे बताइए, ये ज़्यादा बेहतर टेक्निक है कि वो पहले इन्वेस्टमेंट करके इन्वेंट्री रखना, ऑब्सोलीट होने का रिस्क भी उठाना? ज़्यादा बेहतर। ये है जस्ट इन टाइम, जब ऑर्डर आया उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू की। इसमें आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री जीरो, इन्वेंट्री लेवल क्या है? जीरो, ठीक है। और क्योंकि आप दूसरों की इन्वेंट्री उस वक्त बाय करके सेल कर रहे होते हैं। तो ये बताइए, क्या ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में गुड टेक्निक है या बैड टेक्निक है? गुड टेक्निक है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका वर्किंग कैपिटल जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो कम हो जाएगा, डेटर्स बिल्कुल जीरो के करीब हो जाएगा। जी, ये तो इस क्वेश्चन में आपने देख लिया, उसने हमें क्वेश्चन को का एनालिसिस करना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि आप मुझे बताएं कि सर रिक्वायरमेंट समझ आ गई है और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको हमने यूज कैसे करना है ये समझ आ गया। डन जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। इसमें भी अगेन ये रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द कैश ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा, जैसे ही मेरे जहन में है ना कैश ऑपरेटिंग साइकिल, तो इसका मतलब है डेज में कैलकुलेट होगी, कैलकुलेशन होगी। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डेज में आएगा कि अमाउंट में आएगा? पक्की बात है। अगर कहता वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करो, अमाउंट में आता, वर्किंग कैपिटल अमाउंट में, कैश कन्वर्जन साइकिल डेज में है कैलकुलेशन। तो फौरन मेरे जहन में ये बात आई, आपने बताना ये थॉट सही है कि नहीं। रैंडम थॉट मेरे जहन में ये आई कि हो ना हो उसने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की फिगर दी होगी और उससे मैंने डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये कैलकुलेट करके कैश कन्वर्जन साइकिल कैलकुलेट करना होगा या कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ऐसा ही है क्या आपके दिल में भी ये बात आ रही है? बिल्कुल। तो आइए देखते हैं उसने इन्फॉर्मेशन क्या दी।
उसने, मैंने जैसे ही ऊपर देखा उसने कहा मैरिबोरो कंपनी एस्टिमेट्स द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द कमिंग ईयर, सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट 3.6 मिलियन, रिसीवेबल्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, फिनिश गुड है, वर्किंग प्रोसेस है, रॉ मटेरियल है, ट्रेड पेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मैं चाह रहा था वैसा ही है। लेकिन उसने इसमें एक काम किया सिर्फ, क्या? उसने एक फिगर मुझे नहीं दी जो कि मुझे चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन क्या उसने इंफॉर्मेशन दिया जिसे कैलकुलेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? 25% ऑन सेल्स है, सेल्स 3.6 है, इसका 25% लें, मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 9 36, क्या होगा? 25% ऑन सेल्स 9, और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? 2.7 मिलियन। ऐसे ही होगा। जरा कैलकुलेशन करके देखिए हाथ से, जब हाथ से कैलकुलेशन। तो आप ऐसा कीजिए, एक इसने ना थोड़ा मिक्स इंफॉर्मेशन दे दी, आप छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना लें जिसमें सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो। अच्छा, मेरे जहन में एक और भी चीज ख्याल आ रहा है, क्या ही अच्छा हो अगर इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में मुझे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड इसका ब्रेकअप भी दे दे। मेरे जहन में क्या आ रहा है, क्या ही अच्छा हो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप भी दे दे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। क्यों ये बात क्यों आ रही है मेरे जहन में? क्योंकि जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो मैंने कैलकुलेट करनी है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो नहीं, वो तो परचेजेस की फिगर पे बेस करनी चाहिए। हाँ, अगर परचेजेस नहीं है मजबूरन मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर यूज कर लूंगा, लेकिन असूली तौर पे तो परचेजेस होनी चाहिए। ठीक है। और जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है उसका फार्मूला क्या है, याद है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या है? इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। इन्वेंट्री के लिए, लेकिन इन्वेंट्री में भी देखें ना, इन्वेंट्री भी तो तीन तरह की, अगर एक तरह की इन्वेंट्री ना फिनिश गुड, तो हम कहते हैं इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 360। देखिए, तो इन्वेंट्री भी तीन तरह की है, रॉ मटेरियल की अलग, वर्किंग प्रोसेस की अलग, फिनिश गुड की अलग। तो अगर तीन तरह की इन्वेंट्री हो तो फिर फार्मूला होता है रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय 365। वर्किंग प्रोसेस हो, वर्किंग प्रोसेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाई बाय 365। और अगर फिनिश गुड है स्टॉक, फिनिश गुड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। तो चूंकि अब इसमें मुझे मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर चाहिए, परचेजेस की फिगर चाहिए, तो क्या ही अच्छा हो ये मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप दे दे। बात समझ आ रही है मेरी सोच? ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप दे दे तो अच्छा है। देखिए, उसने कोई दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप? नहीं दिया होगा। हाँ, मटेरियल दिया, लेकिन ये तो रॉ मटेरियल बैलेंस है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तो नहीं है। रॉ मटेरियल बैलेंस में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में फर्क होता है। तो इसका मतलब उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप, पक्की बात है, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप देता है तो हम ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला बनाया इसको एक्सपेंड कर देते। अब कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना तो बना लें। मुझे बना के दिखाइए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, इस क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट बना के दीजिए, जितना मुमकिन हो सके इनकम स्टेटमेंट बना के दे। नहीं बना रहे आप सिर्फ सुन रहे हैं, कर नहीं रहे। बल्कि नीचे उसने कुछ दिया तो हुआ है, ऐसे ना किया करें। हाँ, रॉ मटेरियल्स आर 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट। करें कैलकुलेट, मुझे कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना के दे, इतना डिटेल्ड जितना पॉसिबल हो, इतना डिटेल जितना पॉसिबल हो गिवन इंफॉर्मेशन की बेस पे। ये आ जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप होएगा रॉ मटेरियल में और अदर कॉस्ट में।
अगर लेबर ओवरहेड दिया होता तो हम उसका भी ब्रेकअप बना देते, नहीं दिया हुआ तो अदर। शाबाश, जल्दी से कीजिए, जल्दी। इंफॉर्मेशन को अरेंज करना काम है बस, जल्दी से करें। शाबाश, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी कीजिए, शाबाश किया आपने, दिखाएं सीधा। हाँ फटाफट करें। हाँ नो प्रॉब्लम, कोई बात, रफ में करें, जगह थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लें। कर लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया और इसका 80%? 80% 2160 आता है, ठीक है। और आपने, हाँ जी फॉर्मेट, कॉस्ट ऑफ सेल्स बिल्कुल ठीक है, सही है। कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है आपका 2160 और कन्वर्जन कॉस्ट है 540, ऐसा ही है, ठीक है। मैं आपके सामने बनाता हूँ, ये ले। अच्छा, एक तो आपने जो फॉर्मेट बनाना है ना, ये जैसे बनाते हैं ना हम वर्टिकल, वैसे बनाना है, हॉरिजॉन्टल नहीं, यानी ऐसे नहीं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे नहीं, बल्कि इस तरीके से। ये सेल्स कितनी है, ये आपका रफ वर्क है, ये ज़हन में रखिएगा, रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्स है 1000 में राउंड ऑफ कर देते हैं, याद रखिए हम अपने क्वेश्चन को 1000 में राउंड ऑफ किया। 3600 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें कौन कौन से हैं? मटेरियल और अदर कन्वर्जन कॉस्ट, इसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं ना, लेबर प्लस ओवरहेड को, याद है ये कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल कितना है जी? 2160 और कन्वर्जन ये कितना है? 540। इन दोनों को ऐड कर लें और ग्रॉस प्रॉफिट ये तो आपने कैलकुलेशन करवा दी ना। सेल्स 3600 क्या गिवन, 3600 लिखने के बाद हमने क्या किया? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया, 25% ऑन सेल्स, यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ? 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3600, ये इसकी कैलकुलेशन है। और ये कैसे कैलकुलेट हुआ फिर? बैलेंसिंग फिगर 3600 माइनस 900 2700, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 25% ग्रॉस प्रॉफिट है तो 75% कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। 3600 का 75% करें, यहां तक आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब उसके बाद ये फर्दर ब्रेकअप हमें कहां से मिला? ये उसने नीचे बताया, रॉ मटेरियल आर 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो रॉ मटेरियल क्या है? 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसको हम कैसे वर्किंग शो करवाएंगे? 0.8 इंटू 2700। रॉ मटेरियल 80% है तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होगी? 20%। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें, पक्का? चलिए, अब हमने रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। चाहे तो यहाँ पे वैसे आसानी के लिए आप लिख सकते हैं कि बाकी गिवन इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है। इन्वेंट्री में क्या है बताइए हुई उसने? रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का बैलेंस कितना है? 150। हाँ 150,000 राउंड ऑफ हो जाएगा, 150 वर्क इन प्रोग्रेस, 350 फिनिश गुड, 200 डेटर्स, क्रेडिटर्स,
130। ये मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन अरेंज की है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है, 3 रेशियोज कैलकुलेट होंगी या 5? सबसे पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये कैलकुलेशन होगी डेज में। क्या फार्मूला डेटा टर्नओवर रेशियो? अब मुझे उधर क्वेश्चन में देखने की जरूरत है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस कर दिया। 306 डिवाइडेड बाय 3600, 306 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 360। उसने मेंशन किया हुआ साल कितने का लेना है, 360 या 365, आपकी मर्जी है। 360 का ले वो भी ठीक है, 365 का ले वो भी ठीक है। मैं क्या ज्यूम करूं, 365 कर लेते, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं कैलकुलेशन यूज करनी है, एग्जैक्ट हो जाए। 31 डेज राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है जी 31 डेज। यहां में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आसान था। अब आइए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है? रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय परचेजेस या मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय 365। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों नहीं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में हर तरह की कॉस्ट शामिल है, जबकि रॉ मटेरियल में सिर्फ मटेरियल कॉस्ट शामिल है। समझे, कंसिस्टेंसी है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कंसिस्टेंसी है। आइडली रॉ मटेरियल को किससे डिवाइड होना चाहिए, मटेरियल कंज्यूम। वो तो अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम प्रॉक्सी के तौर पे अल्टरनेट यूज कर लेते हैं, लेकिन असूली तौर पे रॉ मटेरियल को डिवाइड होना है मटेरियल कंज्यूम्ड के साथ, वर्क इन प्रोसेस को डिवाइड होना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ, फिनिश गुड्स को डिवाइड होना है कॉस्ट ऑफ सेल्स का असूली तौर पे, और क्रेडिटर्स को डिवाइड किससे होना है, परचेजेस के साथ। परचेजेस में और मटेरियल कंज्यूम्ड में फर्क है। फिर से हो जाए, फिर से क्रेडिटर को किससे डिवाइड करना है, परचेज। अगर फर्स्ट कीजिए हर इंफॉर्मेशन मौजूद है, क्रेडिटर को क्योंकि क्रेडिटर का ताल्लुक परचेज है, क्रेडिटर परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट ऐसे ही होता ना। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हुए क्रेडिटर डिवाइड बाय परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365, ये है आइडियल रेशियो। और इन्वेंटरी रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हुए रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि इसका ताल्लुक मटेरियल कंज्यूम से है, ठीक है। और वर्क इन कॉस्ट ऑफ सेल से क्यों नहीं, रॉ मटेरियल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल में सिर्फ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, अदर कॉस्ट नहीं आते। और वर्क इन प्रोसेस क्या रेशियो कैलकुलेट करते हुए, वर्क इन प्रोसेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करते हुए हम लेबर ओवरहेड भी ऐड कर चुके होते हैं, और वर्किंग प्रोसेस में, वर्किंग प्रोसेस है ना, इसमें मटेरियल भी शामिल होता है, लेबर भी, ओवरहेड्स भी। इसीलिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, कोई रैंडम फार्मूला नहीं है, इनके पीछे कनेक्शन है। और फिनिश गुड रेशियो कैलकुलेट करते हुए फिनिश गुड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि इसमें जो फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है वो भी एडजस्ट हो चुका होता है। अब मुझे बताइए रॉ मटेरियल, अब आप आसानी से बताएंगे रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है। पहले आइडियल परफेक्ट फार्मूला बताइए, आइडियल क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एक ही बात है। क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ उसने, दिया तो हुआ है, तो क्या फार्मूला आएगा, 150 डिवाइडेड बाय 2160 मल्टीप्लाइड बाय 365, 150
डिवाइडेड बाय 2160 मल्टीप्लाइड बाय 365, 25 डेज। चेक पॉइंट। कोई प्रॉब्लम है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब क्लियर है, पक्का? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है वर्किंग प्रोसेस। इसका फार्मूला, आइडियल फार्मूला क्या है? वर्किंग प्रोसेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाइड बाय 365। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है? कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो क्लोजेस्ट फिगर कैलकुलेट कर लें। क्लोजेस्ट फिगर क्या होगी आपके ख्याल में? कॉस्ट प्रॉक्सी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो 350 डिवाइडेड बाय 2700 वर्क इन प्रोसेस टर्नओवर रेशो। वर्क इन प्रोसेस 350 डिवाइडेड बाय 2700 मल्टीप्लाई बाय 365 कितने? 47। चेक पॉइंट। कोई प्रॉब्लम इसमें? जी, रॉ मटेरियल्स आर 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, यहाँ से भी तो हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते थे। रॉ मटेरियल्स आर 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या इस इंफॉर्मेशन से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आपके पास रॉ मटेरियल की फिगर मौजूद होगी फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये रॉ मटेरियल बैलेंस नहीं है, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। रॉ मटेरियल बैलेंस और चीज़ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और चीज़ है। जब उसने कहा ना कॉस्ट ऑफ सेल, तो इसका मतलब है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। ठीक है, सोच लें, शाबाश, कोई प्रॉब्लम, मेरे को जल्दी कोई नहीं है, तसल्ली से सोचें। पहले तो ये चीज़, रॉ मटेरियल एक होगा बैलेंस जो बैलेंस शीट में आता है, एक होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। एग्रीड? क्वेश्चन ये है कि ये जो रॉ मटेरियल उसने नीचे स्टैटिक मार्क करके दिया हुआ है, ये रॉ मटेरियल बैलेंस है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है? हाँ, शाबाश। कैसे पता चला कंज्यूम्ड है? कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं किया, और वैसे भी बैलेंस ऊपर उसने दिया हुआ है। तो अब आप यूं कह सकते हैं कि अगर हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पता हो तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं इसी परसेंटेज के, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स पता हो तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इसी रेशो से। अब क्वेश्चन में वो जो देगा उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। क्वेश्चन में उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स दी, हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर ली। हो सकता है अगले किसी क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे दे, हम उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक जी। अगर इन्वेंट्री लेवल हाँ नहीं, इन्वेंट्री लेवल कांस्टेंट मैंने जानबूझ के नहीं छेड़ा इसको। ये मैं आपको बजटिंग में एक्सप्लेन करूंगा कि जब ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का लेवल हो ही ना या हो लेकिन सेम हो तो इसका मतलब क्या होता है। अभी शायद थोड़ा सा एडवांस हो जाए। इसका मतलब ये होता है रॉ मटेरियल का अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है या है लेकिन सेम है तो इसका मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वही कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, नहीं मैं अभी ये कम्प्लेक्स हो जाएगा, ये भी नहीं, वो भाई ने पूछा तो मैं भी। फिलहाल आप ये जो लाइन है ना इन्वेंट्री लेवल आर कांस्टेंट, इसको स्किप कर दे, ये इररेलेवेंट है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेट आपका बढ़ जाता है। क्लियर? लास्ट क्या कैलकुलेट, सॉरी इसके बाद नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? फिनिश गुड। फिनिश गुड का आइडियल फार्मूला क्या है? फिनिश गुड डिवाइडेड बाय परचेजेस। क्या? नहीं वो तो क्रेडिटर के साथ है। फिनिश गुड डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या? नहीं वो तो रॉ मटेरियल के साथ है। फिनिश गुड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या? नहीं वो तो वर्क इन प्रोसेस के साथ है। फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड 200 कैलकुलेट कर ले हम फिनिश गुड टर्नओवर रेशियो। क्या फार्मूला है जी? 200
डिवाइडेड बाय 2700 365 क्या 27, अच्छा 27,000 के 27 डेज, हाँ ये सारी कैलकुलेशन डेज में हो रही है। लास्ट क्या कैलकुलेट करना है, क्राइटर टर्नओवर रेशो। क्राइटर टर्नओवर रेशो का आइडियल फार्मूला क्या है मेरे भाई, क्राइटर डिवाइडेड बाय परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365। क्या उसने परचेजेस दी हुई हैं, नहीं दी हुई, तो क्लोजेस्ट फिगर क्या है, प्रॉक्सी फिगर क्या है, एक मिनट, परचेजेस, एक मिनट हरे, परचेजेस से मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड से लेबर ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल। बताइए कि परचेज मटेरियल कंज्यूम्ड ज्यादा क्लोज है परचेजेस के कि कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा क्लोज है, क्या ज्यादा क्लोज है। तो अगर मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर दी हुई है तो वो यूज ना कर ले। हाँ अगर मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर भी ना दी गई होती ना, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ जाते हैं। वर्किंग समय तरीकाकार क्या है, अव्वल तो हमने सबसे पहले परचेजेस ढूंढी, नहीं हुई परचेजेस तो फिर हमने कहा चलो मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड भी ना होती फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स यूज करते हैं। परचेजेस किधर है, आप ना 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 ना, ना देखिए आप फिर इस लाइन पे आ रहे हैं, ना 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 ये मैंने क्या किया, बिल्कुल ठीक है, आप आंसर वही आएगा, लेकिन मैं इस फॉर्मेट को एक्सपेंड नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं अभी ये एज्यूम नहीं करना चाहता कि कॉस्ट काउंटिंग का जो कंप्लीट फॉर्मेट है वो आपको अभी भी याद होगा, हालांकि मैंने आपसे एक दफा क्लास में बनवाया था, लेकिन फिर भी यहां तक समझ आ गई। तो अब फार्मूला क्या हुआ, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, क्या क्रेडिटर डिवाइडेड बाय परचेजेस, परचेजेस तो है ही नहीं, मटेरियल कंज्यूम्ड, क्रेडिटर 130 डिवाइडेड बाय 2160 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 22। और खास तौर पे एक चीज का ध्यान रखना है, अब बताइए कैश कन्वर्जन साइकिल कितना है 108 डेज। क्लियर? अच्छा अब जरा मुझे बताइए इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में फर्क क्या था। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने डेज खुद से दे दिए थे, इस क्वेश्चन में डेज हमने कैलकुलेट किए हैं। उसके लिए फार्मूला चाहिए, फार्मूला हमें याद है, अगर याद है तो आसानी से कर सकते हैं। डन जी, चेक पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट इन टाइम तो वैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, वो तो वैसे मैंने एग्जांपल, जस्ट इन टाइम का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। आगे चले जी, परचेज क्यों नहीं आ रही, उस समय परचेज की फिगर अलग से दी नहीं हुई, अगर परचेज की फिगर अलग से दी होती तो हम वो कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, अब भाई कुछ भाईजान हमारे ऐसे हैं जो थोड़ा टेक्निकली ज्यादा करेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, मैं उनके लिए, मैंने हालांकि 2 दफा बोला है कि छोड़ दे, भाई ने कहा नहीं 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 सुन, फॉर्मेट बनाइए कंप्लीट, मैं बनाइए। अच्छा एक मिनट है, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग है, ठीक है ये ना, एक मिनट है भैया, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट ये तो नहीं है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का फॉर्मेट है। मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट किसका फॉर्मेट है, मटेरियल लेबर प्लस ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, इसमें ऐड ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस लेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो किधर है वर्क इन प्रोसेस, नहीं ठहर जा, तसल्ली तो पूरी कर। वर्क इन प्रोसेस की कैलकुलेशन के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यूज करना है ना, वो आपके फॉर्मेट में है नहीं, वो कैलकुलेट करें, क्योंकि इसमें जब सेम आता है ना तो देखें विजुअलाइज कीजिए, जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी ना तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस भी सेम है, चाहे वो 10 करोड़ हो, क्लोजिंग भी सेम है, उसने ये कहा होगा इन्वेंटरी लेवल कांस्टेंट,
तो जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होगी वही कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाएगा और नेट ऑफ होके वही फिगर आएगी। और इसी तरह जब ओपनिंग फिनिश गुड और क्लोजिंग फिनिश गुड सेम है तो जो भी फिगर होगी नेट ऑफ होके वो सेम, यानी जो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वही कास्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो फिर अगर आपने सही तरीके से चला तो फिर पूरा फॉर्मेट बनाया, फिर रॉ मटेरियल का ना बनाया सिर्फ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ आपका फॉर्मेट बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इसमें पहले इसने समझना है आपने, ना शुरू नहीं करना, अभी समझना है क्या पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, हम रिक्वायरमेंट तक कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले बताइए क्या कह रहा है, करंट एंड क्विक रेशो। करंट रेशो का फार्मूला करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक रेशो का फार्मूला करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल ठीक है। अब इसका मतलब है मुझे इसकी रिक्वायरमेंट के लिए करंट एसेट्स चाहिए होंगे और करंट लायबिलिटीज चाहिए होंगे, ऐसा है। अगर तो उसने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज खुद से दे दिए हुए, ये मेरा चुटकियों का काम है। अगर खुद से नहीं दिए हुए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अमाउंट्स के डेज, अमाउंट्स। इसका मतलब है मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये क्वेश्चन के अंदर मुझे अमाउंट नहीं देगा, डेज देगा। मैंने उस डेज से अमाउंट कैलकुलेट करनी है, लिस्ट बना लेनी है, ये करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। उसके बाद वाला काम आसान है, रेशो कैलकुलेट करना है। समझ रहे प्लान क्या बन रहा है हमारा, क्या प्लान बन रहा है हमारा, कि उसने कहा है करंट रेशो और क्विक रेशो कैलकुलेट करो, मुझे इसके लिए चाहिए अमाउंट्स। तो अगर तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अच्छा हुआ ना, अमाउंट खुद से दे देगा, मैंने डिवाइड करना होगा, मेरा काम खत्म। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छा है, ये अमाउंट नहीं देगा। मुझे क्या लगता है ये क्या देगा, डेज देगा, और मुझे उसके लिहाज से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तरीकाकार समझ गए। अब पढ़ते हैं। कहता है कंपनीज एनुअल सेल्स आर 8 मिलियन विद ए मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ 60%। मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ 60%, इसका मतलब है x प्लस 0.6x इज इक्वल टू सेल प्राइस। यही क्वेश्चन बनते हैं ना, कॉस्ट प्लस 60% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू सेल प्राइस, यही बन रहा है ना। यानी अगर आपने सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है तो सेल्स डिवाइडेड बाय 1.6, पीआरसी में किया नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। इसका मतलब है मेरा तो ग्रॉस प्रॉफिट का तक सेक्शन बन गया। बना ले, फिर बना ले, अभी बनाए। क्या हो सकता है ब्रेकअप हो गई, बना ले जल्दी। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट बनाए। फाइव कॉस्ट आई है, 3 प्रॉफिट आया। ए डिवाइडेड बाय 1.6, हाँ जी 5 कॉस्ट है। किधर है, फ्रेश पेज पे करें, शाबाश करें नहीं कर क्यों नहीं रहे आप, इजी कैलकुलेशन है इसलिए। नहीं करें इसको भाई। कंसेप्ट ऐसे ही बिल्ड होता है छोटे छोटे क्वेश्चन से। स्टार्ट में ही बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे मुश्किल हो जाती है। इनकम स्टेटमेंट बन गई सबकी, आगे चल। कहता है इट नॉर्मली सेटल्स पेएबल 2 months आफ्टर परचेजेस आर मेड। नॉर्मली पेएबल 2 months, ये इसने इंफॉर्मेशन क्या दी है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। लेकिन मसला हो गया वो तो डेज में होती है, ये मंथ में दे रहा है। 30 से मल्टीप्लाई कर ले, कोई मसला तो नहीं है आपको। महीने में 30 दिन होते हैं, कभी तो कम ज्यादा भी होते हैं।
स्टैंडर्ड 30, 60 डेज। आप चाहे तो इसको टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हुए मंथ में 2/12 भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हम कंसिस्टेंसी रखते हुए हमेशा डेज में कैलकुलेशन करेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 360, 2/12 का भी वही आंसर है। 2 मंथ, उसने क्या किया इसमें, मंथ्स में दे दिया टर्नओवर रेशियो। 2 मंथ्स का मतलब क्या है, 60 डेज। हम डेज में कैलकुलेशन करेंगे स्टिल, और अगर 1.5 है तो क्या होगा, 45 डेज, और 360 के साथ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से चले ना, टोटल भी फिर स्टैंडर्ड ही होगा। 2 मंथ्स आ गया हमारे पास परचेज। ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो लिख लीजिए, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 60 डेज, ठीक है। इट नॉर्मली सेटल्स पेएबल 2 मंथ्स आफ्टर परचेजेस आर मेड, नॉर्मली सेटल्स पेएबल 2 मंथ्स आफ्टर परचेजेस आर मेड। क्या कह रहा है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, जब परचेजेस देते हैं तो क्रेडिटर क्रिएट होता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एट होल्डिंग 1 मंथ्स वर्थ ऑफ डिमांड इन इन्वेंट्री। ये कौन सी रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 30 डेज, ये लिखिए। इट अलाउज रिसीवेबल 45, ये 45 डेज है। अच्छा, वैसे आपको शायद सुन के हंसी आई, लेकिन एक स्टूडेंट ने इसको कैलकुलेशन कैसे की, 11/2, 11/2। एक और, हाँ, मेरे वाला साहब हो गया, मैं ऐसे करता हूँ। एक स्टूडेंट ने क्या किया, मैंने कहा सर इसको सॉल्व करते हैं, ये है 1 से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, और ये 1/2 आ गया आंसर। ये हाँ सही है, तोड़ रहे सही है। तो ये बेसिकली 1.5 है, 1.5 यानी कि 45 डेज। हाँ जी, 1.5 है, ये बेसिकली 1.5 मंथ्स है। नहीं, 1.5 का मतलब है 1 + ½ ये 1.5 है। एंड नहीं, इसको लिखने का तरीकाकार ही ऐसे होता है। ये 1.5 लिखा हुआ है, ये 11 हाँ, कैलकुलेटर भी 1.5 का है ना, हाँ कैलकुलेटर भी यही का है, ये 1.5 है, ये 1.5 हाजा, ये क्रेडिट 1 में इसका इट अलाउज रिसीवेबल। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितने आ गया, 45 डेज, एंड इट्स कैश बैलेंस करंटली स्टैंड्स एट 1250। अच्छा, कैश का उसने शरीफाना तरीके से अमाउंट दे दिया, बाकियों की अमाउंट नहीं दी। सवाल मेरा बिल्कुल सिंपल, आपके पास इनकम स्टेटमेंट मौजूद है, आपके पास डेज मौजूद है, क्या अमाउंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। कितने देर में करेंगे, कितनी देर में करेंगे? चले कीजिए, शाबाश कीजिए, मैं भी करता हूं, रफ सा मैं भी कर लेता हूं। देखते हैं पहले कौन करता है। जज्बाती करके मेरे से सवाल नहीं करवाएंगे, करना पड़ेगा, करना आप नहीं है। डेटर नंबर रेशियो, डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 360 इज इक्वल टू डे। तो इधर से डेज से हमने सेल्स को मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड कर देना है। डेज 45 मल्टीप्लाइड बाय सेल्स कितनी है, 8 डिवाइडेड बाय 360। $45 is multiplied by 8 million, 1 million आ रहा है। अच्छा, मैं समझा शायद गलत है। 1 million डेटर्स। कैलकुलेशन हुई 1 million की? नहीं हुई? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है?
डेटर्स टर्नओवर रेशियो डेज में डेटर्स डिवाइडेड बाय टर्नओवर यानी सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू डेज में आ जाता है डेज। ये फार्मूला क्लियर है? अब आपने सिर्फ इसमें फिगर्स को इनपुट करना है, हमने कैलकुलेट करना है इसको तो इधर ही रहने दें, इन दोनों को उठा के इधर ले जाएं। जब ये दोनों इधर आएंगे तो क्या होगा, डेज मल्टीप्लाइड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय 360, ये आ जाएगा डेटर्स। कैलकुलेट करें हम, सर अगर 365 लिख देंगे तो वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है, थोड़ा सा फर्क आएगा, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जब आप उसने क्वेश्चन में खुद से मेंशन ना किए हो तो आप चाहे तो इसको 360 एज्यूम कर लें, चाहे 365 कर लें। हमने जो 1.5 महीना 2 महीना 30 के हिसाब से लगाया है ना, तो फिर हमने कहा कि हर महीना 30 का ही रखें, वरना 365 कर ले 100% करेक्ट। वो भी क्लियर जी? अच्छा, अगर डेटर्स कैलकुलेट हो गया है तो अब इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो कैलकुलेट कीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अब इसमें तो रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस नहीं है, तो फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ सेल्स, शाबाश। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फार्मूला क्या होगा, इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू डेज। तो डेज हमारे पास कितने हैं, होल्डिंग 1 मंथ इन्वेंट्री, ये आ जाएगा 30 डेज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी, 5 डिवाइडेड बाय 360, कितना आया? नहीं, मैं एग्जैक्ट पूरी कर रहा हूं, 417000, यही है, राउंड ऑफ कर दिया, चलो अच्छा किया। 417000, कोई प्रॉब्लम? चेक पॉइंट, कैलकुलेशन आपसे हो रही है। अब क्या करना है हमें, अब मुझे आगे लेके चलिए क्वेश्चन में, अब क्या लेके करना है बताइए, शाबाश, क्या करना है? क्रेडिटर की फिगर कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या, उसने क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दी हुई है, क्या डेज दिए हों तो क्रेडिटर की अमाउंट कैलकुलेट हो सकती है उसी रेशियो से। कैसे? क्रेडिटर जैसे ये कैलकुलेशन हुई है, अब क्रेडिटर की कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिटर पहले फार्मूला लिख लें, डिवाइडेड बाय परचेजेस, क्या परचेजेस दी हुई हैं उसने, प्रॉक्सी यूज करूं, मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ उसने, वो भी नहीं दिया हुआ, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, यस, कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 360 के 365 जो भी यूज कर रहे हैं, 3 इज इक्वल टू डेज रेशियो। अब डेज दिए हुए हैं, क्रेडिटर कैलकुलेट करना है, ये इधर रहेगा, बाकी उधर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, डेज इनटू कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 360, यानी डेज हैं हमारे क्रेडिटर्स के 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 डिवाइडेड बाय 360, क्या आया जी, 8333, ये भी कोई राउंड ऑफ कर दिया है, राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक फिगर और रह गई है बैलेंस शीट की, क्या, कैश, वो तो दिया हुआ है, शाबाश। कितना जी कॉस्ट, 1250000। अब तो सिंपल काउंटिंग का आसान तरीन क्वेश्चन, करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है, करें। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट क्या है, डेटर, इन्वेंट्री और कैश, ऐड करें, डिवाइडेड बाय 833, क्या है जवाब,
जी 3.22 3.20 या 3.22, ठीक है जी। ये करंट रेशो है 3.2:1। और क्विक रेशो, अच्छा मुझे बताइए पहले अंदाजा, क्विक रेशो करंट रेशो से हायर होगी, सेम होगी कि लो होगी? कम होगी। हाँ करें फिर, करें 2.74 नहीं, इसके साथ ये जो हमने जो कैलकुलेशन किया ना, आंसर आया है, ये अमाउंट में आया है, क्योंकि रेशोज में तो उसने दिया हुआ था। हाँ करंट रेशो है इसके साथ बिल्कुल टाइम्स। हाँ जी बिल्कुल, ये एक मिनट, क्विक में आता है क्या? कैश क्विक में एसेट है, इन्वेंट्री नहीं आती भैया। कैश से ज्यादा क्विक एसेट दुनिया में है ही कोई नहीं। हाँ इन्वेंट्री लेस हो, वो होते हैं प्री पेमेंट्स। हाँ प्री पेमेंट नहीं है इसमें। क्लियर? चलिए आगे। अच्छा मुझे बताइए प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? प्रीवियस क्वेश्चन में उसने हमसे डेज कैलकुलेट करवाए थे और हम यहाँ पे इसमें अमाउंट कैलकुलेट। फर्क समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन में आपको घुमा रहा है वो? चलिए अब आगे चल, तैयार हैं? आधा मिनट के लिए रिलैक्स होना है तो हो जाए, आधा मिनट चलने। चलिए ठीक, ना टाइम नहीं हो गया, अभी तो शुरू हुआ है। कहाँ वो भी करेंगे, चले पहले ये कर लेते हैं। आप कहते हैं क्लास कौन सी है आपकी? वो किस वक्त है? वो कब होती है? नहीं कितने दिन होती है? नहीं अभी ये कर ले जरा, कर ले, फौरन थोड़ी शुरू हो जाती होगी। अच्छा ये 2-3 मिनट। चले आपकी होम असाइनमेंट है ये, कल से फिर ऐसा करते हैं क्लास का स्टार्टिंग टाइम ना जरा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। मैं तो थोड़ा इसलिए रिलैक्स चाय शाय पी के आता था, मैंने कहा कि एंड पे ओपन टाइम है। मंडे से थर्सडे तक होती है, तो फ्राइडे और सैटरडे यानी हमारे पास ओपन टाइम है। यानी आपने मुझे रिलैक्सेशन नहीं देनी है। होम असाइनमेंट सुन लें, आज की होम असाइनमेंट में आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ साथ, अच्छा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कोई प्रॉब्लम आई थी मुझे ये बताएं। चलिए आप प्रॉब्लम नोट करते जाएं, कल उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपने ये क्वेश्चन 4 और 5 ये घर से अटेम्प्ट करके लाना है प्रॉपर इसी तरीके से। पहले इनकम स्टेटमेंट बना के और सोचना है कि उसने इंफॉर्मेशन क्या दी है और कैलकुलेशन किस चीज की करवा रहा है। क्लियर? और कल से हमारी क्लास इंशाल्लाह एग्जैक्ट 2:20 पे शुरू हो जाएगी। कल से हमारी क्लास एग्जैक्ट 2:20, चाय शाय पीनी होगी मैं इधर आके पी लिया करूंगा। क्लास 2:20 पे शुरू हो जाएगी। डन जी। नमाज मैंने भी पढ़नी होती है, मैं भी पढ़ के आता हूँ। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।